दोस्तों, हम लोग हितोपदेश की कहानियाँ सुन रहे हैं, जिसमें अभी तक हमने लघुपतनक और चित्रग्रीव की कथा, कौन बुलाए मौत को, संकट में लोभी फंसा और मित्र बनाए जानकर, ये 4 कहानियाँ सुन चुके हैं। ये कहानियाँ प्रथम भाग मित्र लाभ में है। आज प्रथम भाग मित्र लाभ से हम 2 कहानियाँ सुनेंगे। पहला है अनजाने की दोस्ती घातक होती जान, और दूसरी कहानी का नाम है घातक कपटी मित्र है, रक्षक सच्चा जान। तो आइए सुनते हैं पहली कहानी, अनजाने की दोस्ती घातक होती जान। प्राचीन काल की बात है। गंगा किनारे गिद्धौर नामक एक पहाड़ था। उस पर पाकड़ का एक बहुत विशाल वृक्ष था। उसकी शाखाएं लंबी लंबी थीं और दूर दूर तक फैली हुई थीं। उस वृक्ष में बहुत से कोटर थे। इन कोटरों में एक गिद्ध रहता था। वह बहुत बूढ़ा था। उसका नाम जरदगौ था। बूढ़ा और कमज़ोर होने के कारण वह अपने लिए भोजन की व्यवस्था भी नहीं कर पा रहा था। उसकी दशा देखकर वृक्ष पर रहने वाले पक्षियों को उस पर दया आ गई। एक दिन सभी ने उस गिद्ध से कहा, तुम हमारे साथ ही इसी वृक्ष पर रहते हो। जब हम यहाँ नहीं होते हैं तब तुम ही हमारे बच्चों की देखभाल करते हो। हम लोग आज से तुम्हारे इस उपकार के बदले तुम्हें भोजन दे दिया करेंगे। इस प्रकार हम दोनों का भला होगा। हमारे बच्चों की देखभाल भी होती रहेगी और तुम्हें भोजन भी मिलता रहेगा। जरदगौ बड़ा खुश हुआ। उसे लगा जैसे ईश्वर ने उस पर कृपा कर दी है। उसे बैठे बैठे भोजन की सुविधा उपलब्ध हो गई। उसने स्वप्न में भी नहीं सोचा था कि प्रभु की ऐसी कृपा हो सकती है। आज अंधे को मानो दोनों आंखें मिल गई। उसने सहर्ष पक्षियों की बात मान ली। फिर उसका जीवन पक्षियों के साथ आनंदपूर्वक गुजरने लगा। कुछ दिन ऐसे ही सुख में समय बीता। एक दिन दीर्घकर्ण नामक एक बिलाव कहीं से घूमता हुआ उस पाकड़ के पेड़ में बने कोटर के पास आ पहुंचा। उसे चिड़ियों के बच्चों पर लालच आ गया। वह उसे खाने को उतावला हो गया। उसने उन पर झपट्टा मारा। पक्षियों के बच्चे चिल्लाने लगे। उनकी चिल्लाहट सुनकर जरदगौ ने जोर से डांटते हुए कहा, कौन है वहाँ? किसने इन बच्चों को डराने की कोशिश की है? जरा सामने तो आओ। उस कड़कती आवाज़ को सुनकर बिलाव के होश उड़ गए। कोई इन बच्चों की रखवाली भी करता है, यह बात उसे मालूम नहीं थी। पहले तो उसे घबराहट हुई, लेकिन कुछ संभल कर स्थिर हुआ। वह धूर्त था। उसने अपने व्यवहार बुद्धि का उपयोग करके सोचा, जब तक भय सामने नहीं आए तब तक उससे डरना नहीं चाहिए, और जब भय सामने हो तो आवश्यकता के अनुसार उसका सामना करने का उपाय करना चाहिए। इस समय अगर मैं भाग गया तो बच्चों को खाने की लालसा अधूरी ही रह जाएगी। फिर वह बहुत सोच विचार कर दीर्घकर्ण ने अपनी बातों का जादू फेंका। उसने कहा, महात्मा गिद्धराज, इस क्षुद्र का प्रणाम स्वीकार करें। मैं एक अदना सा बिलाव हूँ। लोग मुझे दीर्घकर्ण कहते हैं। बिलाव का नाम जैसे ही जरदगौ ने सुना, वैसे ही वह क्रोध से आग बबूला हो गया। उसने क्रोध में गरज कर कहा, अरे नीच, यहाँ तक आने की तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई? अगर अपनी जान प्यारी है तो सिर पर पाँव रखकर यहाँ से भाग जाओ, वरना बेमौत मारे जाओगे। बिलाव ने फिर कुछ हिम्मत जुटाई और दीनता के स्वर में कहा, भगवान, कृपा कर पहले मेरा निवेदन सुने, फिर आप जैसा कहेंगे वैसा ही करेंगे। नीति का कहना है कि जाति भेद के कारण किसी से किसी को वैर या घृणा नहीं करनी चाहिए। आचरण और व्यवहार की पूर्ण परीक्षा कर लेने के बाद उसके साथ उचित व्यवहार करना चाहिए। नीति युक्त बात सुनकर जरदगौ थोड़ा गंभीर हुआ। वह अपने स्वर में थोड़ी सी कोमलता लाकर कहा, अच्छा, तो आप किस कारण से यहाँ आए हो, बताओ। धूर्त और चतुर दीर्घकर्ण बिलाव ने विनीत स्वर में कहा, हे महात्मन, मैं भी यहीं गंगा के पावन तट पर रहता हूँ। इस समय मैं चंद्रायण व्रत कर रहा हूँ, अतः फलाहार ही करता हूँ। स्नान के बाद मैं पूजा करता हूँ, फिर फलाहार करता हूँ। मैं इस अनुष्ठान में बहुत दिनों से लगा हूँ। मैंने यहाँ के पक्षियों से आपके बारे में बहुत कुछ सुना है। ये पक्षीगण आपके ज्ञान और स्वाध्याय की बड़ी तारीफ करते हैं। इसीलिए मैं आपके पुण्य दर्शन के लिए तथा सत्संग का कुछ लाभ लेने के लिए यहाँ तक आया हूँ। आज आप जैसे ज्ञानी और महात्मा का मुझे दर्शन हुआ। मैं अपने को धन्य मानता हूँ। मेरा जीवन आपके दर्शन से सफल हो गया, किंतु मैं बड़ा अभागा हूँ।
मैं अगाध श्रद्धा और विश्वास के साथ यहाँ आया था, पर दुर्भाग्य के कारण आपके पास आकर भी मैं आपके क्रोध का पात्र बन रहा हूँ। बिलाव का जादू चल गया। उसकी बात सुनकर जरदगव नर्म हो गया। उसने दीर्घकर्ण से सारी बातों को भूल जाने को कहा। दीर्घकर्ण बड़ा खुश हुआ। उसे अपनी चाल सफल होती नजर आ गई। उसने हंसकर कहा, आप चिंता न करें, आप तो स्वभाव से ही धर्मात्मा हैं। किसी ने बिल्कुल सच कहा है कि महान लोग वृक्ष की प्रकृति के समान धर्मी होते हैं। वृक्ष को लोग काटते हैं, फिर भी वृक्ष उसे छाया ही देता है। उसी प्रकार हे महात्मन, आप भी किसी से वैर नहीं करते, आप तो समदर्शी हैं। नीति का यह कथन है कि साधु तो गुणहीन और अज्ञानियों पर भी दया का भाव ही रखते हैं। धन का अभाव होने पर मधुर बातों से ही अतिथि का सत्कार करते हैं। अक्षरशः सत्य उतरता है। दीर्घकर्ण की खुशामदी बातों से जरदगव और नर्म हो गया। उसने दीर्घकर्ण से कहा, बंधु, बिलाव स्वभावतः मांसभक्षी होता है। यहाँ पक्षी उसके लिए भक्ष्य हैं, इसलिए उन पक्षियों की सुरक्षा के लिए सतर्क रहना पड़ता है। तब दीर्घकर्ण ने मौका पाकर अपनी सफाई दी। उसने अपने कान छूकर कहा, आप भगवान के लिए मुझ पर विश्वास करें। मैं अभी पूरी तरह चंद्रायण व्रत में लगा हुआ हूँ। मैं अहिंसा को परम धर्म मानकर वर्षों से उसी मार्ग पर चल रहा हूँ। मैं जानता हूँ जीवन का वास्तविक सार धर्म ही है। शास्त्र भी कहता है, धर्म ही प्राणियों का सर्वश्रेष्ठ धर्म है, जीवन का आधार है। वह मृत्यु के बाद भी साथ देता है। दीर्घकर्ण के मुख से धार्मिक वचन सुनकर जरदगव बहुत अभिभूत हुआ। उसे दीर्घकर्ण पर श्रद्धा हो आई। उसने उसे अपने साथ रहने की अनुमति दे दी। कुछ दिनों तक तो दीर्घकर्ण ने अहिंसक आचरण किया, किंतु कुछ दिनों के बाद वह एक एक पक्षी शावक को खाना शुरू कर दिया। कुछ ही दिनों में सारे बच्चे समाप्त हो गए। अपने बच्चों को धीरे धीरे समाप्त होते देख पक्षियों के होश उड़ गए। वे अत्यंत दुखी होकर रोने लगे। वे बड़े चिंतित थे। उन्हें बच्चों की घटती संख्या के कारण का पता नहीं चला। एक दिन जब उन्हें अपने कोटर में बच्चों के पंख बिखरे दिखाई पड़े, वे तब और अधिक सतर्क हो गए। अंदर अंदर वे हत्यारे का पता भी लगा रहे थे। उधर उस बात की खबर जब बिलाव को हुई तो वह वहाँ से भाग निकला। इधर पक्षियों को यह समझते देर नहीं लगी कि जरदगव ही उसके बच्चों की हत्या का दोषी है। अतः पक्षियों ने उसे मार डाला। जीवन की और नई सच्चाई को आगे की कथा में स्पष्ट किया गया है। अगली कथा का नाम है घातक कपटी मित्र है रक्षक सच्चा जान। कौवे के मुंह से पूर्व की कथा सुनकर गीदड़ गुस्से से लाल पीला हो गया। वह क्रोध से बोला, हे महात्मन कौवे, किसी दिन हिरन के साथ आपकी मित्रता भी तो हुई थी। उस समय आप भी एक दूसरे से अपरिचित थे। भला आपकी मित्रता इतनी गाढ़ी क्यों और कैसे हो गई? कौवे और गिद्दड़ के बीच विवाद छिड़ गया। हिरन को लगा कि बात बहुत बढ़ सकती है, इसलिए उसने बात को शांत करने का प्रयास करते हुए कहा, विवाद करने से कोई लाभ नहीं है, यह बेकार की चीज़ है। चलें, अब हम लोगों को मित्र की तरह रहना चाहिए। इसके बाद तीनों मित्र की तरह रहने लगे। यूं ही कुछ दिन बीत गए। गीदड़ मौके की तलाश में था। एक दिन उसने एकांत में हिरन से कहा, मित्र, मुझे ऐसा प्रतीत हो रहा है कि यह वन सूख रहा है। अब हम लोगों को यहाँ रहना उचित नहीं है। मैंने यहाँ से थोड़ी दूर पर हरी हरी फसलों का खेत देखा है। हम लोग वहीं चलें। इसके बाद दोनों उन खेतों में जाते, फसल खाते और फसल को तहस नहस कर डालते थे। उधर खेतों का मालिक इस हरकत से तंग आ गया था। उसने एक दिन खेत में जाल लगा दिया। हिरन जैसे ही वहां पहुंचा कि जाल में फंस गया। अब वह अपनी नासमझी पर पछताने लगा। साथ ही उसे अपने लोभ पर गुस्सा भी आ गया। वह सोच रहा था कि मैं अगर अनाज के लोभ में खेतों में न आता तो आज जाल में नहीं फंसता। तभी उसे गीदड़ अपनी ओर आता दिखाई दिया। वह बड़ा खुश हुआ। वह सोचने लगा कि मेरा मित्र निश्चय ही जाल काटकर मुझे अब मुक्त कर देगा। गीदड़ के पास आने पर हिरन ने आशा भरे शब्दों में कहा, मित्र, मैं जाल में फंस गया हूँ। तुम्हारे दांत तो बहुत मजबूत हैं।
कृपा कर जाल को काट कर मुझे मुक्ति दिलाओ। गीदड़ ने जाल पर दृष्टि डाली। जाल तांत का बना हुआ था। वह बहुत मजबूत था। उसे लगा कि हिरन अब इससे छूट नहीं सकता। वह मन ही मन बहुत प्रसन्न हुआ। फिर धूर्ततापूर्वक बोला, यार, इस जाल को काटना मेरे लिए बहुत मुश्किल काम नहीं है। आज रविवार है। आज मैं तांत जैसी अपवित्र चीज़ को दांत नहीं लगाता। आज के दिन तांत पर दांत लगाने से मेरा व्रत टूट जाएगा, साथ ही मुझे पाप भी लगेगा। कल सोमवार की सुबह आकर जाल काट दूंगा। तुम कल सुबह तक धैर्य रखो। गीदड़ की धूर्ततापूर्ण बात सुनकर हिरण आश्चर्यचकित रह गया। उसे गीदड़ से ऐसे व्यवहार की कल्पना भी नहीं थी। गीदड़ वहाँ से दूर हटकर एक झाड़ी में छिपकर बैठ गया। अब वह इस इंतजार में था कि किसान कब आए और हिरण को मारकर फेंक दे, ताकि मैं उसका मांस खा सकूं। उधर कौवा जब शाम को आवास पर आया तो उसे हिरण कहीं दिखाई नहीं पड़ा। वह बहुत चिंतित हो गया। उसने कुछ समय तक उसके आने की प्रतीक्षा की, फिर उसकी खोज में निकल पड़ा। वह खेतों की तरफ उड़ता जा रहा था। उसे एक खेत में हिरन जाल में फंसा दिखाई पड़ा। कौवा उसके नज़दीक गया और पूछा, मित्र, तुम्हारी यह हालत कैसे हुई? तुम जाल में कैसे फंस गए? तुम्हारा मित्र गिद्दड़ इस समय कहाँ है? हिरन की गर्दन शर्म से झुक गई। वह पश्चाताप करने लगा। फिर उसने कहा, अरे, उस धोखेबाज का नाम मत लो। उसी ने मेरी यह हालत करवाई है। उसे मेरे मांस का लालच था। वह मुझे मारकर खाने की योजना बना रहा है। अब इस बंधन से मुझे छुड़ाने का तुम ही कोई उपाय करो। दोनों की बातें करते करते सवेरा होने का समय आ गया। कौवे ने खेत के मालिक को आते हुए देखा। उसने एक युक्ति निकाली। उसने हिरन से कहा, मित्र, खेत का मालिक इधर ही आ रहा है। तुम अपनी सांसें रोक कर लेट जाओ। अपने पेट को फुला लो, टांगे अकड़ा लो। तुम अपने को मुर्दे की तरह बना डालो। किसान तुझे मुर्दा समझकर तेरा बंधन खोल देगा। फिर मैं जोर से तुम्हें आवाज़ दूंगा और तुम चटपट उठकर भाग जाना। योजना अनुसार हिरन सांस रोककर तथा पेट फुलाकर सो गया। किसान आया। उसने हिरन को देखा। उसे लगा कि हिरन मर चुका है, इसलिए उसने निश्चिंत होकर जाल खोला। फिर जाल समेटकर दूसरी जगह रखने गया। मौका पाकर कौवे ने ज़ोर ज़ोर से आवाज़ दी। आवाज़ सुनकर हिरन फुर्ती से भाग निकला। किसान को गुस्सा आ गया। उसने भागते हिरन पर डंडा फेंका। हिरन तो बच गया, किंतु डंडा झाड़ी में छिपे सियार को लगा। उसका सिर फट गया। वह वहीं लुढ़क गया और उसका राम नाम सत्य हो गया। उस पापी का पाप ही उसे खा गया। अतः भक्ष और भक्षक में मित्रता नहीं हो सकती, ऐसा हिरण्यक ने कहा। उसके बाद लघुपतनक ने कहा, मित्र, एक बार खा लेने से किसी का पेट सदा के लिए नहीं भरता। दूसरी बात, तुम इतने छोटे हो कि मेरे लिए एक समय का आहार भी पूरा नहीं हो सकता। तब हिरण्यक ने फिर कुछ सोचकर कहा, तुम मेरे दुश्मन की बिरादरी के हो। तुमसे भलाई की उम्मीद करना ही मूर्खता की बात होगी। संसार में सभी जानते हैं कि पानी चाहे कितना भी गर्म क्यों ना हो, वह आग को बुझा ही देता है। इस तरह दोनों में काफ़ी तर्क वितर्क हुआ, किंतु हिरण्यक की बात को लघुपतनक ने कभी नहीं माना। उसने फिर कहा, तुमने जो कुछ कहा है वह सब मैं पहले ही सुन चुका हूँ, किंतु सुनो, मैंने प्रतिज्ञा कर ली है कि या तो तुमसे मित्रता करूँगा या फिर आत्महत्या कर लूँगा। मुझे तुम्हारे इस रूखे व्यवहार का कोई मलाल नहीं है। मैं जानता हूँ कि सज्जन व्यक्ति नारियल की तरह ऊपर से कठोर होते हैं, किंतु अंदर से सरस और मीठे होते हैं। वे बेर की तरह नहीं होते, जो ऊपर से मीठे और अंदर से कड़े हो। सज्जन प्रीति टूटने पर संबंध नहीं तोड़ते। तुम में सज्जन के सारे गुण मौजूद हैं, अतः तुम जैसा मित्र बड़ा दुर्लभ है। इसलिए तुम बेल से बाहर आ जाओ, मुझसे निर्भय होकर मिलो तथा मेरी मित्रता को स्वीकार करो। इस बार लघुपतनक की आदरपूर्ण और प्रेम युक्त बात सुनकर हिरण्यक बड़ा खुश हुआ। वह बिल से बाहर आया और लघुपतनक से
गले मिला तथा कहा, मित्र लघुपतनक, मैं तुम्हारी दृढ़ता से बड़ा खुश हूँ और तुम्हारे प्रेम से बहुत प्रसन्नता हुई मुझे। मैं यह सोच रहा था कि जल्दबाजी में किसी दुष्ट और कपटी से दोस्ती न हो जाए, इसीलिए मैंने इतने दोष गिनाए। आओ हम दोनों यह प्रतिज्ञा करें कि हम सदा मित्र बनकर रहेंगे। फिर दोनों ने गले मिला और जिंदगी भर मित्र बनकर रहने की प्रतिज्ञा की। आज की कहानी बस